मेरा नाम मुकुल राजपूत और ये हमारा प्यारा सा चैनल मिस्टर फिजिक्स। क्लासेस रात के अभी 2 बज रहे हैं और मुझे अचानक से याद आया कि हमारा एक प्यारा सा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखो रात को भी कॉल आने लगती है ये। तो जैसे ही मुझे याद आया कि भाई हमारा कुछ चैनल्स वगैरह भी हैं और लेक्चर्स डालने हैं, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ शिकायतें थी आप लोगों की पहले, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियोस डाली थी तो उसमें प्रॉब्लम आप लोगों की ये आ रही थी कि साउंड क्लियरिटी नहीं थी एंड क्लियर दिख भी नहीं रहा था आप लोगों को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही रीशूट किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझे बिल्कुल। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं और वो चार्ज किस पे रहता है? रेस्ट पे रहता है। किस पे रहता है? रेस्ट पे। ठीक है, अब जितने भी हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं बेटा इस दुनिया के अंदर, फिजिक्स में आप फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ते ही हो। जैसे क्लास 11th में आते हो आपको पहले फंडामेंटल फोर्सेस ही पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो जितने भी हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसी ना किसी एक मतलब टॉपिक को लिया जाता है, या आप ये समझ लो किसी ना किसी चीज को कंसिडर किया जाता है। मतलब इन्हीं के ऊपर आधारित होती हैं सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हमने बात करी थी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर। तो जब हम वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए फंडामेंटल फोर्सेस, तो वहां पर हमने किसको कंसीडर किया था? मास को कंसीडर किया था, राइट? किसको कंसीडर किया था? मास को। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हम चार्ज को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं बेटा? चार्ज को। तो आज इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, हमने किसको कंसीडर किया है? चार्ज को। तो जब हम बात करते हैं चार्ज की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस फिजिक्स की वो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं और चार्ज हमारा रेस्ट पे रहता है। ओके, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज का वो होगा चार्ज। हम चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज है क्या, ठीक है। तो देखो, जब चार्ज की हम बात करते हैं, यहां से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो चार्ज इज एन प्रॉपर्टी, charge is an property of any object due to which it can apply force on another object। तो बच्चों, क्या है चार्ज? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। आप इस चार्ज को लेकर बिल्कुल देखो क्लियर रहो कि चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चार्ज को हम छू नहीं सकते। चार्ज सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। लाइक जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, है ना, मेरी ऑनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो वो जो ऑनेस्टी है वो क्या है? वो प्रॉपर्टीज है मेरी। तो इसी तरीके से जो चार्ज भी है वो चार्ज भी क्या है? प्रॉपर्टी ही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट टच बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, मतलब कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये टेंजिबल नहीं होती एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब इसी तरीके से हम चार्ज को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे कि चार्ज क्या है हमारा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर होता है या नहीं होता? ट्रांसफर होता है तो किस तरीके से ट्रांसफर होता है? चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाते हैं तो कितने फोर्स लगाते हैं? तो ये कंप्लीटली अब हम चार्ज को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे बच्चों। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं आगे, ठीक है, यहाँ दो बात क्लियर हुई कि चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चार्ज सिर्फ प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरी बात
कि इसको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है, इट कैन नॉट टच बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर भी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट मीन्स, देखो मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो ऑब्जेक्ट क्या है। आपने 9th क्लास में साइंस में, मतलब 8th 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर इज मैटर अराउंड अस, ठीक है, तो वहां आपने किसके बारे में पढ़ा होगा, मैटर के बारे में पढ़ा होगा। तो मैटर क्या होता था, तो मैटर के बारे में हमने यही सुना है, हमने यही पढ़ा है कि भाई सर जितने भी इस दुनिया के अंदर चीजें हैं जिसके पास खुद का कुछ ना कुछ मास है और जो स्पेस लेती है ना, उसी को हम क्या बोलते थे, मैटर। तो ऑब्जेक्ट भी सिंपल सी बात है, उसी का पार्ट हो गया, कोई अलग से चीज नहीं है ये, ठीक है। तो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ज को। तो चार्ज का जो सिंबल होता है बेटा, वो होता है हमारा क्यू। कैपिटल क्यू भी होता है और स्मॉल क्यू भी होता है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट को आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, तो कूलम। क्या होती है बेटा, कूलम, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। तो जब हम सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है ईएसयू। ईएसयू मतलब ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और 1 ईएसयू ये होता है 3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, ये बेसिक चीज है। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वो होता है ए टी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चार्ज जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओके। देखो आप, उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। ये हमने समझा चार्ज होता क्या है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो एक टाइप होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है क्या, इस चीज को समझो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, वहां डेफिशिएंसी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज, तो वहां क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, यहां ये कह सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक तरीके से प्रोटॉन वगैरह, ठीक है ना, ठीक है। तो या ये कह लो कि एक्सेस है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है यहाँ पे, एक्सेस, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो सेम चार्ज है वो आपका क्या करता है, रिपेल, और डिफरेंट चार्ज है वो आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट। सेम चार्ज रिपेल करता है और डिफरेंट चार्ज क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैं बार बार नीचे देख रहा हूं तो आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 बजे किसे देख रहे हैं, तो वो एक छोटा सा मजाक था हमारा, ठीक है। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, क्लासेस चल रही है हमारी, तो उसी टाइम हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जेई नीट तो नहीं बोलेंगे उनसे, ठीक है, बोर्ड लेवल भी नहीं कहेंगे, बस नॉर्मल शाम देख लेते हैं, ठीक है, क्लास लेवल का। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लो ए बॉडी है, ये बी बॉडी को रिपेल कर रही है, बी बॉडी सी को अट्रैक्ट कर रही है, सी बॉडी डी को रिपेल कर रही है, एंड डी पे चार्ज है पॉजिटिव। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बी सी, ए बी सी पे क्या चार्ज होगा। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो रिपेल हमेशा सेम चार्ज ही करता है, यहां आपने पढ़ा। तो पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। और
अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं, और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ चार्जेस थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहली प्रॉपर्टीज कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल है सर, क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब, ठीक है, ये बात लिखने की जरूरत है नहीं। और मैग्नीट्यूड अगर किसी को क्लियर नहीं हो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, वेक्टर की वीडियोस हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है, तो वहां आप देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट 50 केजी है, 50 किलो, तो जो 50 है 50 है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, तो जो 50 है वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसे भी हम मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे। तो चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब Q इक्वल टू एन। थोड़ा सा हम पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। Q इक्वल टू एन, Q का मतलब चार्ज, N का मतलब इंटीजर, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। चार्ज हमेशा किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इंटीजर के फॉर्म में। इस इंटीजर के बारे में तो आप अच्छे से समझते हैं, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर देखो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, पॉइंट डेसिमल इनमें नहीं होता, ठीक है, कंप्लीटली नंबर में होता है, वो अपने आप में ये कंप्लीट नंबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं +5, -5, 10, 12, 13, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसे बोले कि यार -8.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटों में है, ये इंटीजर ही नहीं है। क्लियर? तो ये चार्ज ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। और ये हमें कौन बता रहा है, तो ये हमें क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज बोल रहे हैं ना, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो क्वांटाइजेशन आपको बता रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। चार्ज हमेशा किसके फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इंटीजर्स के फॉर्म में। क्लियर? उसके बाद कुछ बातें और हैं क्वांटाइजेशन के बारे में। कहा जाता है एनसीईआरटी में, देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चंस भी है इसके ऊपर, कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मानते ही नहीं है कि क्वांटाइजेशन भी कोई प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती। क्वांटाइजेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट कैन बी कंसिडर। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, इसको अलग मार्कर से दिखाते हैं। कुछ जिंदगी में कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्व रखते हैं भाई, है ना। मिट गया अभी, कलर से याद आया, रुको पहले मैं लिख लूं फिर बताता हूँ। ये दिख रहा है क्वांटाइज, दिख रहा है ना, क्लियर, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है ये अच्छे से, हाँ। पहले मैं अंडरलाइन कर लूं फिर बताता हूँ आपको क्या बात थी। एक तो मैक्रोस्कोपिक समझना आपने, ये तो यार धोखा हो रहा है, बताओ। चलो, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक, तो इसको पहले हम समझेंगे कि है क्या, ठीक है, डिफरेंस क्या है इनमें, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना कि लाइफ में कलर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ना। तो अभी लास्ट क्लास ले रहा था मैं,
तो उसमें मैंने यही बोला कि अब अपना इंस्टीट्यूट भिवाड़ी में है तो हम भिवाड़ी की बात करेंगे, ज़्यादातर भिवाड़ी के गवर्नमेंट्स की। तो वहाँ पर मैंने बात करी बच्चों की, जो राजस्थान गवर्नमेंट है रोड वगैरह काफ़ी अच्छा बना रही है, चौड़े कर दिए हैं रोड, है ना, और मजबूत रोड बना रही है। सारे बच्चे बोलते हैं हाँ सर सही कह रहे हो। एक लड़के बिल्कुल शांत रहते हैं, क्या हुआ बेटा? कहते सर कुछ नहीं, रोड तो सही बन रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा कलर गलत ले लिया सर, वो ब्लैक कर दिया, वो ब्लू ले लेते तो और बेस्ट रहता। तो अब ऐसे बच्चों की बात सुन के मुझे याद आ जाता है कि कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? सही कह रहा हूँ ना? आप आपके अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए सड़कों का। तो देखो हम समझते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें, तो मैक्रोस्कोपिक क्या है? मैक्रोस्कोपिक होता है दूर से देखना, माइक्रोस्कोपिक होता है बिल्कुल नजदीक से देखना। अब होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग देखो कर सकते हो, घर पर कर लेना, ठीक है? यहाँ पे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। अब मैं कहूँ कि ये है, ये तो वैसे मैं ज्यादा बड़े बना रहा हूँ, लेकिन जब इसको ज्यादा दूर से देखोगे ना आप, दूर से देखना मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जब आप इसे दूर से देखोगे तो इनके बीच का गैप नजर नहीं आएगा आपको। तो वहां आप और हम इनको कंसीडर कर लेते हैं कि ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इसे दूर से देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके बीच में गैप है या नहीं, आपको ये पूरी लाइन दिखेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, ट्रांसफर हो रहा होता है, और जब हम लोग दूर से देखते हैं तो हमें चीजें क्लियर नहीं आती बेटा, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या कितने नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे क्वांटाइजेशन का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्वांटाइजेशन अपने को क्या बता रहा है? क्वांटाइजेशन बता रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। बट जब हमें यही नहीं पता चल रहा भैया कि कितने चार्ज जा रहे हैं, देन हम उस इंटीजर का क्या करेंगे? तो इसलिए बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सर हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चीजें बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमें हर एक चीज क्लियर दिखती है ना। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है हाँ बीच में बिल्कुल गैप है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक को इलेक्ट्रॉन बोलूँ, एक इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे को दिख रहा है ना? तो इसलिए क्वांटाइजेशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो कंसिडर किया जाता है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है? तो इस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा था। बाकी और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है? ओके, रफ कर दें, क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एडिटिविटी। एडिटिविटी का तो नॉर्मल आपको पता ही है कि चार्ज ऐड हो जाता है ना? किसी बॉडी पे 2 कूलम है, 1 कूलम और दे दे, 3 कूलम हो गया। चौथा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब आपको पता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, ठीक है? मतलब अगर वहां पॉजिटिव है तो वहां पर नेगेटिव भी होगा, सिंपल सी बात है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कहने का मतलब ये है। जैसे फिफ्थ, इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब होता है, इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब होता है बेटा कि चार्ज का जो नेचर होता है ना, चार्ज का नेचर हिंदी में लिख देता हूं, चार्ज का नेचर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। बट चार्ज का मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है? डिपेंड करता है। मतलब इनवेरिएंट इन नेचर आपको बता रहा है कि जो चार्ज का नेचर है भाई, ठीक है, चार्ज का नेचर कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बट चार्ज का जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपको जैसे अगर आइंस्टाइन की इक्वेशन की बात करें, m इज इक्वल टू एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? जो एम नोट है वो रेस्ट मास है, एम है रिलेटिव मास है, ओके, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं देखी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आपको क्या बताता है? अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं, मान लो मास की, ये पहली बात तो इक्वेशन आपको बताता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जहां एनर्जी है वो वहां मास भी होगा, और जहां मास है वहां एनर्जी भी होगी, ठीक है? एक दूसरे में कन्वर्जन भी होता है इनका। तो अगर मैं m यहाँ से निकालूं तो E अपॉन में सी स्क्वायर आएगा, ठीक है?
अब होता क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि सर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है मतलब मोशन में, इट मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो सर वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, तो उसका तो मास इंक्रीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सर मैं मार्कर को ही फेंक देता हूं मैं, तो इस मार्कर के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो सर इसका जितना पहले मास था अब वो मास इंक्रीज होना चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, बोलो। लेकिन सर मास तो कांस्टेंट ही रहता है इसका, बढ़ता क्यों नहीं है। अब हुआ क्या कि इसके पास जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है ना, ठीक है, मास में कन्वर्ट तो हुआ वो, लेकिन नीचे डिवाइड किससे हो रहा है वो, सी स्क्वायर से, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ और उसके भी होल स्क्वायर से डिवाइड हो रही है ना। तो अगर डिवाइड हो रही है तो सिंपल सी बात है, बताओ कुछ फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो। अब ये तो वैसी ही बात हो गई कि तुम समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल के कह देते हो कि सर समुद्र सुखा दिया हमने तो कल तक देखना सर पानी खत्म है सृष्टि का पूरा। तो ये तो ऐसी बातें हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इनवेरिएंट इन नेचर आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि चार्ज का नेचर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब चार्ज का नेचर देखो, अब ये पहली लाइन क्या कह रहे हैं, चार्ज का नेचर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, कह रहे भैया देखो मेरा जो नेचर है ना वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा नेचर, मैं नेचर की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि मेरा नेचर है कि भाई मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ईमानदार हूँ बहुत ज्यादा ठीक है। मैं अगर मैं मेरे को कुछ वेलोसिटी मिल गई, मैं तेज भागने लग गया, तो क्या मैं झूठ बोलने लग जाऊंगा, बोलो। ऐसे तो पता नहीं कितनी चोरियां होंगी, है ना, चोरियां होंगी ना, कल को चोरियां होने लगेंगी, कहेंगे सर मैं पहले तो ईमानदार था, लेकिन सर जब से मैं सुबह रेस लगाने लग गया मेरे पास कुछ वेलोसिटी आई, तब से सर मेरा नेचर बदल गया। तो ऐसी बातें हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, चार्ज का नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस साइन आता है वो माइनस ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन को आप कितनी तेजी से भी भगाओ, ठीक है, वो तेजी से भागे ना भागे, वो रेस्ट पे है, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन पे जो साइन है नेगेटिव का वो नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आया। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन है भाई 3 × 10⁸ की स्पीड से भाग रहा है और अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो प्रोटॉन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, हाँ, बट उसका मास बढ़ घट सकता है, और कैसे मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज चार्जेस के बारे में जो कि आपको अच्छे से क्लियर होनी थी, ठीक है बेटा, ओके।